नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर निकल के सामने आ रही है उधम सिंह नगर से, जहां के जिले सीमांत खटीमा तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई करी है। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक दस्ते की 2 टीमें बनाई गई है, जिसमें आसपास के तहसीलों से आए प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिस बल शामिल होंगे। टीमों ने इस क्षेत्र में चलाए जा रहे 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया, साथ ही साथ 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा की है। खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिस्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है और 3 मदरसों को सील कर दिया गया है। साथ ही 6 मदरसों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस दौरान मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को चिन्हित कर आसपास के शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानांतरित करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे, इनके खिलाफ आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इनको सील करके बंद कर दिया गया। इसमें एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे बखचूरी में, शारूबेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहिया में, ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके पास पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। और इसमें जो बच्चे अध्ययनरत थे, जिनको तामील दी जा रही थी, उनको हमने चिन्हीकरण कर लिया गया। उनका हमने एक सूची बना ली। ऐसे बच्चे जिनका कहीं और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची हमने तैयार कर ली है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन बच्चों के कोई राजकीय विद्यालय में, नज़दीकी राजकीय विद्यालय में उनका एनरोलमेंट कर दिया जाए। जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक तरफ प्रदेश सरकार अब सकारात्मक पहल में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने इससे जन मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब प्रदेश सरकार इस दिशा में बड़ी पहल कर रही है। प्रदेश के पर्यटन और धर्म संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक बैठक की है और तमाम निर्देश भी दिए हैं। देखिए, उत्तराखंड में घर घर में बेरोजगारों की आज फौज खड़ी हुई है। युवा सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नजर नहीं आ रही है और विकास चरमरा गया है। भाजपा केवल बयानबाजी करती है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात भी मैं नई बयानबाजी और नई जुमलेबाजी के तौर पे देखता हूं। नहीं, वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये फोकस किया है कि हम बड़े यहाँ जो इलीट्स हैं उनके वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का यह है कि ताकि कैपेसिटी हो। कुछ लोग त्रिजुगी नारायण जाना चाहते हैं, कुछ लोग रामनगर जाना चाहते हैं, कुछ लोग मसूरी आना चाहते हैं, काणाताल जाना चाहते हैं। तो हमारे जो जहाँ पर होटल समूह हैं, सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो ये बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएंगे। बता दें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तमंचे की नोक पर 3 बदमाशों ने एक जनसेवा केंद्र से तकरीबन 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के वानी बिहार से घटना सामने आई। मंगलवार लगभग 3 और 4 के बीच 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की है। जनसेवा केंद्र पर मौजूद अरुण पाल से बदमाशों ने मारपीट की है। अरुण पाल के भाई मंजीत पाल ने कहा है कि उसके भाई से 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूटकर बदमाश फरार हो गए। उसके भाई ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने उसे घायल कर दिया। फिलहाल वो अस्पताल में है। 2:10 के करीब पे अकेला दुकान पे था, जो कि हमारे गले में 3.5 लाख रुपए मैं उसी समय रख के ऋषिकेश के लिए निकला था। 3 लड़के आए बंदूक लेके, उसको बंदूक दिखाई, मारा पीटा और उससे 3.5 लाख रुपए कैश लेके भाग गए। और क्या क्या ले गए उसके अलावा? और उसका मोबाइल छीन के ले गए। कितने? 3 लोग थे? 3 लोग थे, 3.5 लाख रुपए लेके गए हैं। और मेरे भाई ने उनका 300 मीटर तक भाग के पीछा भी करा, तो उन तीनों ने उसे मार के वहीं गिरा के भाग गए हैं। तो भाई कहाँ है? भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, CMI हॉस्पिटल। सूचना हमारे पास लगभग 5 बजे के आसपास आई थी। एक जन सेवा केंद्र है वाणी विहार में, वहाँ से सूचना आई कि 3 अज्ञात लोग आए थे और उन्होंने तमंचे की नोक पर जनसेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए कैश लूट कर भागे हैं। इस घटना की सूचना हमें लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे मिली थी और तभी से जो CCTV फुटेज हैं और बाकी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशानुसार इसमें टीमों का गठन भी कर दिया गया है और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है
दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जयनगर नंबर 2 में लापता 41 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक का शव गांव के ही पास बने नहर में मिला। वहीं मृतक की पहचान मोहन सिंह निवासी जयनगर नंबर 2 के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि मृतक मोहन सिंह पिछले 1 महीने से लापता चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी दिनेशपुर थाने में दर्ज थी। वहीं 1 महीने बाद मृतक का शव पास के नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है कि दारू वाले कुछ ऐसे हो सकता है कि दारू पीता है। घर में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। चारा ही काटा, बरसीन में लाया, खाद भी डाला, शाम को सब्जी भी कतरा है, सब कुछ करके शाम को 6 बजे निकला, 6:30 बजे ये घर से। उसका ना पता हो गया। रात में मैंने सोचा कि आई जाएगा, क्या पी खा के उसे पीता ही था, मतलब नहीं आया। सुबह सूचना मैंने छोटी वाली बताने लगी, मेरी छोटी घरवाली बच्चे को, उसके बच्चे बताने लगे भैया वो नहीं आए घर पे। सुबह खोज करनी चालू कर लिया, पूरा हम परिवार अपना गाँव सब ढूंढने लगे, नहीं मिला। तो आज जाके हमें भी ये बॉडी देखो पानी मिल रही है। क्या नाम है इनका लगभग? ये 40-41 बैठेगी साहब। 4 भाई, सबसे बड़े भाई मैं हूँ। शादी हुई है लगभग ना, ठीक है, 12 साल लड़की है, बाकी 10 साल का लड़का हो गया है। ठीक है कि दारू वाले कुछ ऐसे हो सकता है कि दारू पीता है, घर में कोई और हरिद्वार पुलिस का नशा तस्करों पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसएसपी के निर्देश पर रानीपुर पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई है। महिला सहित 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए। 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजा बेचकर कमाए गए 1100 रुपए और तस्करी में इस्तेमाल बाइक जब्त हो गई है। मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। आज भी चैंपियन को जमानत नहीं मिली, जिस कारण से उनकी होली इस बार जेल में ही मनेगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत को 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रणव सिंह चैंपियन की सुनवाई होनी थी लेकिन बता दें कोर्ट से जमानत उनको नहीं मिली है। 27 जनवरी को वो जेल गए थे। हालांकि बाद में उन पर लगी जानलेवा हमलों की धारा को हटाकर गैर इरादतन हत्या का प्रयास में तब्दील कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उनको जमानत नहीं मिली। तो बता दें आपको कि ये खबर निकल के सामने आ रही है, जहां चैंपियन को जो है वो जमानत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया गया है कोर्ट की तरफ से। होली के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व और वन प्रभाग के जंगलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर साल कुछ हुड़दंगी जंगलों के पास तेज शोर पटाखों और नशे में हंगामा करते हैं, जिससे वन जीवों में भय पैदा होता है और वो रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगते हैं। इसे रोकने के लिए वन विभाग ने इस बार सख्त कदम उठाए हैं। वन विभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। 24 घंटे गश्त के निर्देश दिए हैं। चलो मार्च को होली और जुम्मा एक साथ पड़ने से हरिद्वार में भी प्रशासन सावधानी बरत रही है। लोग पूरे उत्साह से होली मनाएं और जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्वक ढंग से हो, इसके लिए ज्वालापुर में पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदाय के साथ चर्चा का खास व्यवस्था बनाया हुआ है, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय ने दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज पढ़ने पर सहमति बनाई है। ज्वालापुर घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां मुसलमानों की भी बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में यहां हर शुक्रवार को नमाज अदा करने वालों की भीड़ जमा होती है। पुलिस के साथ हुई मीटिंग में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु ने होली का रंग कम हो जाने के बाद यानी 2:30 बजे नमाज पढ़ने की सहमति दी है। समुदायों के गणमान्य व्यक्तियों के संग बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के द्वारा स्वतः ही निर्णय लिया गया है कि 2:30 बजे के बाद ये 2:30 बजे इनकी नमाज जो है पढ़ी जाएगी। और हिंदू पक्ष द्वारा भी उसमें पूर्ण रूप से कहा गया कि होली के दिन रंग खेलने में पूरी शालीनता बरतेंगे। दोनों शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त रहे होगा और इसके लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध भी किए गए हैं। 2 दिन पूर्व ही जो है बाज़ारों में भी पुलिस के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है, आवाजाही बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान है उसको भी लागू किया जाएगा कि जो बाज़ार में ई रिक्शा वगैरह की भीड़ रहती है उनको भी रेगुलेट कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ होलिका दहन जिस दिन होगा उस दिन 2 बजे से सभी पुलिस बल हर होलिका
मसूरी नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें मसूरी के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर खुली चर्चा की गई। इस मौके पर नगर पालिका परिषद द्वारा 95 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 3 प्रस्ताव को निरस्त किया गया, वहीं 92 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की बोर्ड द्वारा षड्यंत्र के तहत पालिका की संपत्ति मसूरी कोलू खेत, इको शुल्क बैरियर, मसूरी झील, मसूरी कंपनी गार्ड, झूलाघर स्थित रेंजर झूला के बारे में प्रस्ताव रखा गया। जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत सजग बोर्ड है, जागरूक बोर्ड है, सबने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है चर्चाओं में। और कुछ मुद्दों पे जो निर्णय लिए गए हैं बोर्ड के माध्यम से, एक तो जो सेंट मेरी हॉस्पिटल है और घर क्लिनिक है उसको फिर से सुचारू करने के लिए बोर्ड का निर्णय रहा है। दूसरा, वो सेंट मेरी हॉस्पिटल बंद क्यों किया गया, घर क्लिनिक तोड़ा क्यों गया, इसका और जो अगर तोड़ा भी गया है तो जो वहाँ की जो संपत्ति थी वो कहाँ है, उस पे पूरा बोर्ड की तरफ से गया है कि पास किए गए हैं, क्योंकि अभी पर्यटन सीजन स्टार्ट होने वाला है और पूर्व में हमारे यहाँ शौचालय के टेंडर लगे थे और जिनके एस्टीमेट मतलब मुझे लगता है कि बिना देखे ही बनाए गए थे और उसका कुछ पैसा केंद्र से आया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया उन टॉयलेट्स को बनाने का। तो हमारे द्वारा ये कहा गया कि पहले टॉयलेट्स का दोबारा से उनका निरीक्षण किया जाए और जहाँ जहाँ ज़्यादा जरूरत है, जैसे सदन ने उसको पास किया है, अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि उस पर कार्य भी हो जाए जल्दी से जल्दी। इसी के साथ साथ बरसात आने वाली है, उसको देखते हुए सारे नाले खालों की सफाई का उसमें था। शौचालय को लेकर सीजन आने वाला है, टूरिस्ट एक अच्छा संदेश लेके जाएं, दूर साइड देखे तो उन्हें गंदगी ना मिले, अगर शौचालय है तो शौचालय अच्छी व्यवस्था हो। ऐसे कुछ मुद्दों पर प्रस्ताव आए हैं जिस पर सारे सदन ने उनको पास किया। तो कुल मिला के मुझे लगता है जो रिक्शा संचालक हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उनका प्रॉपर जो माननीय सदन ने पारित किया है, सबका प्रॉपर वो उनका हो नंबर। तो कि काफ़ी लोगों ने हमारे जो मैं 56 कोट की बात करता हूँ, मैं किताब घर की बात करता हूँ, जिनकी दुकानें उजड़ी हैं, जिनका व्यवसाय उजड़ा है, जिनका घर उजड़ा है। 161 दुकानें पूर्व में आवंटित तो की गई है, मैं मानता हूँ, कोई बात, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आवंटन होना चाहिए, तो ठीक है, वो भी हमारे भाई। उधम सिंह नगर के खटीमा में जहां गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा ईस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा के सहयोग से खटीमा के 45 छात्रों को आगे की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपको बता दें कि ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एमडी आयुष सिंघानिया द्वारा गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन को खटीमा क्षेत्र में बुलाकर उनके साथ सहमति बनाकर इस क्षेत्र के जरूरतमंद छात्राओं को चुन के पश्चात 45 छात्रों को ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा के सहयोग से पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं खटीमा ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एमडी आयुष सिंघानिया द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमारा एक लक्ष्य है ये कि बेटियां पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करें और आज हम इनको सहयोग देकर आगे के लिए पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी एनजीओ का नाम गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन है। हम एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड एनजीओ हैं और हमने यहाँ पे रीच आउट किया गवर्नमेंट कॉलेजेस को, वहाँ पे हमने हेड से बात करी और हमने बच्चियों को इनवाइट किया कि आप एप्लीकेशन करिए हमारे यहाँ, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स शेयर करे। हमने उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनका निजी कंडीशन क्या है, ये सब इवैल्यूएट करा और उसके बाद हमारे पास करीब 100 से ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई किया था। लड़कियां को पीछे रखा जाता है, हमारा समाज ऐसा हो गया है। और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपने स्पीच में बोला कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धन के लिए लक्ष्मी जी, दिमाग और बुद्धि के लिए सरस्वती जी और शक्ति के लिए दुर्गा जी। तो जब इतना हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये हम बात भूल गए हैं और हम चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें, नारी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करें और बिल्कुल सफल बने ज़िंदगी में। यही एस्टर का सपना है कि आज जो हम हेल्प दे रहे हैं, कल ये लड़कियां आगे जाके और लोग को हेल्प करिए, पूरा चेन बन जाए जो ये परमानेंट चलता जाए। गदरपुर से खबर है, जहां बेरीराई ग्राम सभा के ग्रामीण प्रधान के नेतृत्व में भाजपा नेता राजेश बजाज और अमित नारंग के साथ
एसडीएम कार्यालय पहुंच के जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता का नियम को सरलीकरण किए जाने को लेकर गदरपुर के परगना अधिकारी आशिमा गोयल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम के अनुसार आवास बनाने के लिए रजिस्ट्री कागज की आवश्यकता है, परंतु बारीडाई ग्राम सभा में अधिकांश लोगों के पास आवासीय प्लॉट के रजिस्ट्री कागज उपलब्ध नहीं है। बारीडाई ग्राम सभा के ग्रामीण 35 साल से झोपड़ी बनाकर एक ही स्थान पर रह रहे हैं। इस दौरान गदरपुर के एसडीएम आशिमा गोयल ने प्रधानमंत्री आवास की नियमावली में पात्र लोगों को भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, परंतु कई लोग हैं जो प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास। इस संबंध में ग्रामीणों ने एक ज्ञापन दिया, कोशिश की जाएगी कि इसका हल निकले। देखिए, इनको जिस भूमि पर ये बैठे हैं उस भूमि का इनको स्वामित्व नहीं मिल पा रहा। कई जगह पर ये लोग बैठे हैं और वहां पर इनके पास रजिस्ट्रियां नहीं है, तो इनके जो प्रधानमंत्री आवास है उसका सर्वे के लिए वो नहीं हो पा रहा। अधिकारी आ रहे हैं, जो सर्वे करने कर्मचारी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके निमित्त आज हम यहाँ ग्राम प्रधान श्री महेंद्र सैनी जी के साथ में, उनके नेतृत्व में हम लोग राजेश बजाज जी जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी सुंदरपुर के ग्रामीण, रजत खरवार जी, पंकज बटला जी, मुकेश जी, सब लोग हम लोग आज उप जिलाधिकारी जो IAS अधिकारी हैं उनसे हमने भेंट वार्ता करी है और उनसे कहा कि इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई कराएं, क्योंकि 31 तारीख को ये पोर्टल बंद हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास के सर्वे का, इसलिए उससे पहले ये काम करना बहुत जरूरी है। और उप जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। हम आए हैं, पहले हम DM कोर्ट भी गए हैं, पर वहाँ से तो कुछ सूचना मिला नहीं है, तो हम यहाँ आए, तहसील आए, कुछ हमें सरकारी योजना के लिए कुछ मदद करना होगा। चौहद्दी कागज हम बना नहीं पा रहे हैं। पहले जो बोले, पहले चौहद्दी कागज से हो रहा था, अब रजिस्ट्री वाला जमीन के मांग रहे, तो हम कहाँ से बनाए? जिनसे हमने जमीन ले रखी है वो तो गुजर गए हैं, तो हम उनके पास कैसे जाए? इसलिए हम जा नहीं पा रहे। तो हम चाहते हैं सरकारी सूचना हमें मिले, बहुत जल्द मिले, 31 तारीख से पहले मिले। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम 35 साल से रह रहे हैं, 35 साल 40 साल रह रहे हैं, पर कुछ सरकारी सुविधा हमें नहीं मिली है। इसलिए हम कह रहे हैं सब आए हैं यहाँ, हमें सरकारी सुविधा मिले। ज्ञापन इस संदर्भ में है कि जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जिस व्यक्ति का स्वामित्व होगा, जिस जमीन पे वो बैठा है, उसको भी उसी को आवास दिया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक प्रकरण इस तरीके का आ रहा है, और केवल एक नहीं, अन्य व्यक्तियों के साथ भी आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने कभी भूमि स्टाम्प पर ली थी या आज की डेट में वो वहाँ बैठे हैं पर उनके पास स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है, क्या उनको आवास योजना का लाभ कैसे दिया जाए? क्योंकि जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से जो भी डेप्रिवेशंस की कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में वो आते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं है, जिसके कारण एक टेक्निकल इसको आप फ्लॉ कह सकते हैं या टेक्निकली एक प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सोच ये है कि हर घर गैस कनेक्शन हो, हर घर बिजली कनेक्शन हो, हर घर पक्का हो, हर घर पानी हो। तो सारी सुविधाएं इनको मिल रही, पानी की सुविधाएं मिल रही है, बिजली की सुविधाएं मिल रही है, गैस कनेक्शन भी इनको फ्री मिल गए हैं। और आवास की सुविधा में एक दिक्कत ये आ रही है, जो यहाँ बैठे हैं वो जमीन ना तो आबादी की है, वो ना किसी जनजाति की है, ये जमीन तो इन्हीं की है, लेकिन उनके पास उसका स्वामित्व नहीं है, उससे संबंधित कागज नहीं है। इन्होंने जमीनें तो खरीदी, स्टाम्प पे खरीदी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, क्योंकि गरीब आदमी है। अगर रजिस्ट्री के पैसे होते तो ये आवास बना लेते। देखिए, इनको जिस भूमि पर ये बैठे हैं उस भूमि का इनको स्वामित्व नहीं मिल पा रहा। कई जगह पर ये लोग बैठे हैं और वहां पर इनके पास रजिस्ट्रियां नहीं है, तो इनके जो प्रधानमंत्री आवास है उसका सर्वे के लिए वो नहीं हो पा रहा। अधिकारी आ रहे हैं जो सर्वे करने फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।